चलिए तो आखिरकार बीजेपी के गढ़ में प्रशांत किशोर ने सेंधमारी कर दी है और एक बड़ी जीत प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में हासिल कर ली है। उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को 18,953 वोटों के एक बड़े अंतर से जो है वो पराजित कर दिया है और जनसुराज की जीत का खाता उन्होंने खोल दिया है। सबसे पहले प्रतिक्रिया आ गई है जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की, सुनवाते हैं उनकी प्रतिक्रिया जीत के बाद क्या कुछ उन्होंने कहा है। बांकीपुर की जनता का आभार व्यक्त कर रहे हैं। लोकतंत्र है, जीत हार होती रहती है। जिन लोगों ने अपना मत और विश्वास जनसुराज को मुझे दिया है, उन सबका दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं। जिन लोगों ने हम लोग के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को वोट दिया है, उनका भी धन्यवाद करना चाहते हैं और उनको आश्वस्त कर रहे हैं। जीतने के बाद हमारे लिए जिन्होंने हमें वोट दिया है वो भी और जिन्होंने वोट नहीं दिया है वो भी, दोनों ही हमारे यहाँ बांकीपुर के सामान्य नागरिक हैं। उनके लिए जो कुछ पड़ेगा वो किया जाएगा। लेकिन सबसे बढ़ के बांकीपुर के चुनाव के दौरान जो बात कही गई थी कि ये चुनाव विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को, मोदी जी को, अमित शाह को एक संदेश देने का कि जिस बिहार की जनता ने आपको 202 विधायक जिताकर आपको पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर दिया है, एक बार उनके और उनके बच्चों के पढ़ाई, रोजगार और पढ़ाई की चिंता कीजिए और बिहार में किसी अच्छे आदमी को मुख्यमंत्री बनाइए, किसी अपराधी को, किसी दागदार चरित्र के व्यक्ति को मुख्यमंत्री मत बनाइए। बिहार के बच्चों को भी रोजगार मिले, बिहार के बच्चे भी पलायन करके बाहर न जाए, ऐसी व्यवस्था बिहार में कीजिए। बिहार के लोगों को सिर्फ 4-5 अनाज और जातियों के नाम पर वोट मत लीजिए। गुजरात में अगर 25 एमपी गुजरात से जीत कर गए हैं, आप गुजरात की इतनी चिंता करते हैं तो बिहार से भी 40 से ज्यादा एमपी जिताकर लोगों ने भेजा है। एक बार बिहार की भी चिंता कीजिए, बिहार के बच्चों की भी। चलिए तो प्रशांत किशोर को आप सुन रहे थे, जीत के बाद उत्साहित हैं और बिहार में परिवर्तन की बात जब से उपचुनाव का ऐलान हुआ था उस समय से ही ये कहते आ रहे थे कि ये सरकार बदलने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव बिहार को एक नई राजनीति से जोड़ेगा। और देखिए अब जब जीत मिली है प्रशांत किशोर को तो वो यही बात कह रहे हैं कि इससे बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व तक ये मैसेज गया है। लेकिन ये मैसेज गया है, इसमें कितना दम है और ये जीत बिहार में राजनीति के क्या कोई नए संकेत दे रही है, और इस पूरे उपचुनाव की हम समीक्षा करेंगे। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ गंगेश कुंजन जी स्टूडियो में हैं, वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी भी हैं। सबसे पहले गंगेश कुंजन जी के पास चलेंगे। गंगेश जी देखिए, आखिरकार बीजेपी अध्यक्ष की सीट पर प्रशांत किशोर ने बाजी मार ली है और एक बड़े अंतर से उन्होंने जीत हासिल की है। सबसे पहले तो कैसे देखते हैं उनकी जीत को आप? देखिए, इस जीत को सिर्फ एक सीट से जोड़ना ठीक नहीं है। ये बहुत, जैसा कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि ये बड़ी जीत है और इसके बड़े मायने हैं। एक तो ये महत्वपूर्ण है कि बीजेपी में अभी जितने बिहार के शीर्ष स्थान पर सम्राट चौधरी पहुंचे मुख्यमंत्री के बतौर और वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के बतौर नए जो बिहार के अध्यक्ष पहुंचे, उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट चुनाव था। इस चुनाव में जो मेरी समझ है वो ये है कि एक बीजेपी ने एक दांव जरूर खेला था कि वो एक बिल्कुल कॉमन कार्यकर्ता को उन्होंने उतारा और वो ये देखना चाहते थे कि इससे कितना फायदा होता है या वो नीरज कुमार के चेहरे पर कितना वोट ला पाते हैं। बहुत साफ है कि नीरज कुमार का जो चेहरा है वो प्रशांत किशोर की तुलना में, अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो कोई कंपैरिजन नहीं है। प्रशांत किशोर राष्ट्रीय स्तर के चेहरे हैं और हम ये नहीं कहते कि वो नेता राष्ट्रीय स्तर के हैं या नहीं है, उस पर सवाल नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि वो चेहरे
बहुत बड़े हैं और कम से कम नीरज कुमार से तो बहुत ही बड़े हैं। अब रहा सवाल कि बीजेपी ने इतना बड़ा दांव क्यों खेला। दांव खेलने के पीछे शायद एक बड़ा कारण यही रहा होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर मैदान में आ सकते थे या आ रहे थे, इसकी जानकारी होगी, और इसमें अगर किसी बड़े चेहरे को उतार दिया जाता बीजेपी की तरफ से तो मामला इसी तरह से कहीं चेंज होता, तो आप ये तय समझिए कि इससे बीजेपी की ज्यादा किरकिरी होती, क्योंकि उस प्रत्याशी के चेहरे पर आने वाले वोट को भी लेकर सवाल खड़े हो जाते। तो बीजेपी ने इस मामले में थोड़ा सेफ खेलना बेहतर समझा। हालांकि इस चक्कर में प्रत्याशी बदला गया, जो कि एक सेटबैक था बीजेपी के लिए कि वो पहले किसी और प्रत्याशी के साथ आए, फिर बाद में दूसरे प्रत्याशी के साथ आए। अगर संगठन के जरिए ही चुनाव लड़ना था तो पहले प्रत्याशी में क्या गड़बड़ी थी। और प्रशांत किशोर के अचानक मैदान में आ जाने से समीकरण कहीं बदला, ये समझने की जरूरत है। कैसे बदला? आरजेडी ने एक तरह से मैदान साफ कर दिया। आरजेडी ने अपनी तरफ से, हालांकि मैं देख रहा हूं आंकड़े 14,000 से कुछ अधिक वोट आरजेडी के प्रत्याशी रेखा कुमारी को मिला है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि आरजेडी जो पूरे जितना उसको वोट मिलना चाहिए था उसकी तुलना में ये बहुत कम है। और अगर आप उसके चुनाव प्रचार को देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि आरजेडी ने एक तरह से प्रशांत किशोर को आगे बढ़ने में मदद की। और प्रशांत किशोर खुद एक रणनीतिकार रहे हैं चुनाव के, तो उसका भी असर पड़ा। उनको मालूम था एक सीट मैनेज करना था और इसके लिए किन किन को सामने और किस किस रणनीति के साथ उतरना था, ये उनको भली भांति मालूम था, और इसलिए उन्होंने बहुत आसानी से ये बाजी जीती। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कहीं कोई कसर छोड़ी थी। बीजेपी की पूरी यूनिट इसके पीछे लगी थी। कुछ लोग कह रहे थे कि हर 5-10 घर पे एक कोई बड़ा नेता असाइंड था जो वहां जाता था, लेकिन बीजेपी में जो डेंट लगने की उम्मीद है वो वहां पे है जहां पे भूमिहार और ब्राह्मण वाले इलाके हैं, बहुल वाले इलाके हैं, वहां पर क्या डेंट लगा, ये सब धीरे धीरे खुलकर सारी चीजें आ जाएंगी। तो क्या वहां लगा? दूसरा कि वोट प्रतिशत बढ़ाने की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि जैसा कि मैं कहता हूं और हर बार चुनाव विश्लेषण के दौरान मैं कहता हूं कि बीजेपी के जो वोटर्स हैं उनको ठंड में ठंड लगती है, गर्मी में लू लगती है, बारिश होने पे वो निकल नहीं पाते हैं। बीजेपी के वोटर्स को घर से बाहर निकालना, कंफर्ट जोन से बाहर निकालना एक बड़ा काम होता है, और बीजेपी के वोटर्स ये अभी तक नहीं समझ पाए कि उनके वोट का कितना प्रभाव पड़ता है। अब लेकिन ये जो प्रभाव पड़ेगा वो किस किस रूप में सामने आएगा, जरा इसको देखिए। ये इस प्रदेश में एक नई तरह की सियासत, पैरेलल पॉलिटिक्स के हम कह सकते हैं अलंबरदार प्रशांत किशोर हैं। जो पैरेलल पॉलिटिक्स इस तरह की है जो गणितीय आधार पर नहीं है बल्कि अलग तरह के मुद्दे उछाल कर है, वो मुद्दे जो कि डायरेक्ट सरोकार से जुड़े हुए हैं, जो वो मुद्दे नहीं हैं जो आमतौर पर भारतीय राजनीति में छाए रहते हैं, उनसे अलग तरह के मुद्दे ये उठाते हैं। अगर ये पॉपुलर होता है तो जो ट्रेडिशनल परंपरागत रूप से राजनीति करने वाले दल हैं उनके लिए मुश्किल होती है। अब इन दोनों को समझना बहुत आसान है। अगर आप देखेंगे कि सीजेपी जो अभी दिल्ली में जंतर मंतर पे हुआ, सीजेपी गैर परंपरागत तरीके से आंदोलन कर रहा था, और जो भारतीय राजनीति है वो इन गैर परंपरागत तरीकों से की जाने वाली तैयारी से बिल्कुल मुकाबला नहीं कर पाती, और ये हर बार साबित हुआ है, वो चाहे अन्ना हजारे का आंदोलन हो, चाहे सीजेपी का आंदोलन हो, या किसी इस तरह के किसी दूसरे आंदोलन का। भारतीय राजनीति में परंपरागत सियासत जो है वो बिल्कुल अलग है, और एक पैरेलल पॉलिटिक्स, समानांतर पॉलिटिक्स चलाने की बात अलग हो जाती है।
तो अभी जो भारतीय पॉलिटिक्स है उसमें एक समानांतर रेखा खींचने की कोशिश की जा रही है, और अगर ये बिहार में पहुंचा है तो इसका असर आपको आने वाले दिनों में पूरे देश में देखने को मिलेगा। प्रशांत किशोर, जैसा कि मैंने कहा, ये सीट बहुत छोटी हो सकती है, एक विधानसभा की सीट है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है और इसके लिए बीजेपी को अब तैयार रहना होगा। एक दूसरे की अभी तक जो फॉरवर्ड क्लास के लोग थे, मतलब ब्राह्मण या भूमिहार या राजपूत या कायस्थ, इनके पास कोई ऐसा दल नहीं था प्रदेश में, मैं देश की बात नहीं कर रहा, प्रदेश में जिनके समर्थन में वो निकलकर सामने आ जाएं या जिनको समर्थन देने के बाद वो संतुष्ट हो जाएं। ये पहला मौका है जब ऐसे, क्योंकि दलित राजनीति करने वाले बहुत सारे लोग बिहार में रहे हैं, जेडीयू हो, आरजेडी हो, ये एलजेपी हो, मांझी हो, ये सारे वो लोग हैं जो दलित की राजनीति कर रहे हैं। लेकिन फॉरवर्ड क्लास की राजनीति करने वाला कोई दल इस तरह का आप देश के स्तर पर भी देखेंगे और प्रदेश के स्तर पर भी देखेंगे, कोई ऐसा दल नहीं है। पहली बार उनको एक वॉइस, एक आवाज मिली है। तो क्या फॉरवर्ड क्लास एक अलग धड़े की तरफ मोड़ने जा रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना पड़ेगा। क्योंकि नाराजगी थी लोगों में, भूमिहार में, ब्राह्मणों में, सब में एक तरह की नाराजगी थी, जिस तरह से वहां पर बीजेपी को की नई सरकार को शेप दिया गया जी। तो ये एक पैरेलल पॉलिटिक्स है। जैसा मैंने आपको कहा कि फॉरवर्ड क्लास के लिए एक वॉइस मिल जाएगी, और अब बीजेपी को सिर्फ वो निगोशिएट नहीं करना पड़ेगा जो अब तक वो करते रहे थे, क्योंकि बीजेपी के पास वो परंपरागत रूप से वो चीजें थी पहले से, लेकिन अब ये पड़ेगा, ये इसकी जरूरत पड़ेगी। अब आंकड़ों को समझने के लिए रंजन के पास हम लोग चलिए। तो ये एक बड़ा संदेश है, भले ही ये एक सीट जनसुराज ने जीता हो, प्रशांत किशोर ने जीता हो, लेकिन इसका संदेश बहुत बड़ा है। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी भी हैं। रंजन जी, देखिए, वोटिंग का ट्रेंड जब कम हुआ था उसके बाद से ही प्रशांत किशोर इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि कम वोटिंग ट्रेंड ये बताता है कि जनता शांत है और बदलाव का मन बना चुकी है। और देखिए, आज जब जीत हुई तो उन्होंने भी ये बात कही है कि बिहार को बदलने के लिए लोगों ने मतदान किया है। और देखिए, जब वो जीतते हैं तो पहला निशाना सीएम सम्राट चौधरी पर ही उनका होता है। वो ये कहते हैं कि किसी अपराधी को बिहार का सीएम ना बनाए। आप कैसे देखते हैं उनकी जीत को, और कितना जो है वोटिंग ट्रेंड इस बार बदलता हुआ नजर आया? देखिए, आपने वोट परसेंट की बात की तो बांकीपुर या पटना के जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनको आप देखें तो वहां पर ट्रेडिशनली वोट परसेंट कम ही रहता है जी। अब अगर प्रशांत किशोर जैसा एक राष्ट्रीय चेहरा अगर है और बावजूद इसके अगर 34-35% वोट होते हैं तो ये चिंता की बात है। इसका मतलब प्रशांत किशोर भी उस भीड़ को खींच नहीं सके कि उनके एवज में आकर वो बूथ तक वोट करे। ये निराशाजनक है कि इतना कम मत प्रतिशत आया। अब हम चुनाव के आंकड़ों पर हम लोग आए कि चुनाव के आंकड़े हमें क्या बता रहे हैं। तो देखिए, प्रशांत किशोर को 49.19% वोट मिला है, मतलब कि 63,203 वोट उनको आए हैं। बीजेपी को 44,250, मतलब कि 34.5% से थोड़ा कम, और रेखा गुप्ता को 14,085, मतलब 11% से थोड़ा कम। जीत 18,953 वोटों की है, मतलब लगभग 19,000 की ये जीत है। लेकिन आप इस सीट में जब इतिहास में जाएंगे तो आप देखेंगे कि नितिन नवीन को जो सबसे कम प्रतिशत वोट बांकीपुर में मिला है, आप इसको जोड़ लें 2010 से, तो 2010, 15, 20 और 25 से पिछले 4 चुनावों की बात करें तो नितिन नवीन को जो सबसे कम मत यहां पर मिला है वो 59% था, जो कि 2020 में आया था। जब 2015 में आरजेडी और
जेडीयू साथ में थे, तब भी नितिन नवीन ने 60% का आंकड़ा क्रॉस किया था। 2025 में तो 62.5% अंक थे, माफ कीजिए 62.5% वोट थे। तो अब अगर आप इसको देखें तो आपको क्या दिखता है? आपको दिखता है कि चेहरा कितना इंपॉर्टेंट होता है, और बीजेपी से ये एक स्ट्रैटेजिकल मिस्टेक हुआ। क्योंकि अगर आप देखें कि नितिन नवीन एक चेहरा थे जिनके नाम पर जो सबसे कम वोट 2010 से मिले वो 59% मिले, और प्रशांत किशोर जो कि इस चुनाव में उफान पर दिखे उनको 49% वोट मिले। तो ये एक फर्क आपको दिखता है, और बीजेपी यहां पर मार खाई कि उसने जो है चेहरा उस तरह का नहीं दिया। हालांकि उसके पास इस तरह के कैंडिडेट थे, जैसा कि गंगेश जी ने बताया कि बीजेपी यहां पर सेफ खेलने गई, और कि अगर हम हार भी जाएं तो एक बात हो जाए कि हाँ चेहरा उतना बड़ा नहीं था। लेकिन बीजेपी यहां पर स्ट्रैटेजिकली गलत थी, क्योंकि यह सीट नितिन नवीन की थी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट नहीं बचा पाए तो इस पर सवाल खड़े किए जाएंगे। क्योंकि खुद नितिन नवीन ने यहां पर चुनाव प्रचार किया, अब फिल्म स्टार्स की भीड़ लगी, मनोज तिवारी, पवन सिंह सभी आए यहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए। अब खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी प्रचार करते रहे, लेकिन उसका इंपैक्ट यहां पर नहीं दिखता है। 62.5% वोट अगर पिछली बार बीजेपी को आए थे बांकीपुर में, तो इस बार 34.5% से थोड़ा कम ही है, 34.44%। तो ये जो आप देखते हैं कि लगभग 27.5% वोट जो है, 27.5 से 28% वोट बीजेपी का कम हुआ है। तो ये वोट टुवर्ड्स शिफ्ट हुआ आपको प्रशांत किशोर के। और इससे भी एक जो बड़ी बात है जो कि बिहार की राजनीति में फर्क पैदा कर सकती है, वो ये है कि मुस्लिम वोट टूटे। आमतौर पर हम जानते हैं कि राजद MY कॉम्बिनेशन पर चलता आया है, लेकिन अगर इस बार आप देखें तो आपको दिखेगा कि यादव यहां 12% हैं और मुस्लिम 9%, और वैश्य कैंडिडेट देकर उसको उस आंकड़े को अगर आप देखें तो 30% के पास करने की कोशिश आरजेडी के तरफ से हुई थी, लेकिन उनको वोट कितने आए? 11%। मतलब यह कि राजद के लालटेन में से भी तेल जो है निकाल लिया प्रशांत किशोर ने। कितना? 18%। 18% वोट का डेंट जो है वो राजद को लगा है, और बीजेपी के लिए तो ये चिंता की बात है ही, क्योंकि जो सामान्य जाति के वोटर्स थे उसमें बड़ी सेंधमारी हुई, खास करके भूमिहार, ब्राह्मण वोटों में, राजपूत वोटों में बड़ी सेंधमारी हुई, और वो टुवर्ड्स प्रशांत किशोर गए। इसके अलावा महिलाओं के वोट भी प्रशांत किशोर को मिले। बीजेपी को अन्य चुनावों में बिहार में इसका लाभ होता था, महिला वोटर्स के ज्यादा वोट जो हैं वो बीजेपी को मिलते थे। इसकी पीछे वजह यह थी कि सामने राजद होता था, और राजद के लिए एक जो आप कहते हैं कि एक चस्पा कर दिया गया इन चीजों को, तो महिलाएं जो है वो एनडीए की तरफ वोट करती थी। नीतीश कुमार की वजह से भी महिलाएं एनडीए को वोट करती रही हैं, लेकिन इस चुनाव में वहां पर भी सेंधमारी दिखी है, तो महिलाओं के वोट में सेंधमारी हुई, तो बीजेपी को तो यहां नुकसान हुआ। लेकिन मुस्लिम वोटर्स निकले, और यहां तक कि यादव वोटर भी दरक गए, क्योंकि अगर आप देखिए कि 12% तो यादव वोटर्स हैं, बावजूद इसके आरजेडी का वोट जो है वो 11% से कम है, 10.96% है। तो चिंता यहां पर राजद की भी काफी बड़ी है कि वो अगर यहां तीसरा कोना बन जाएंगे तो फिर वैसी स्थिति हो सकती है जो कांग्रेस के साथ बिहार में हुई। पहले कांग्रेस मुख्य मुकाबले में रहा करती थी, बाद में जो है वो बीजेपी जेडीयू वर्सेस आरजेडी हो गया और कांग्रेस बाहर चली गई, और फिर अब उसको आरजेडी के साथ गठबंधन पर भरोसा दिखाना पड़ा। तो वो स्थिति यहां पर पैदा हो सकती है कि आरजेडी के लिए भी बहुत ही, देखिए अभी वो सामने से जश्न मनाते शायद दिखे कि बीजेपी हार गई। एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है आरजेडी की कि बीजेपी ये सीट न जीते, क्योंकि ये नितिन नवीन की सीट है, इसलिए जैसा कि गंगेश जी ने शुरू में कहा कि एक वॉकओवर जैसी स्थिति थी। तेजस्वी यादव शुरुआत में विदेश में चले गए थे, लेकिन फिर बाद में लौटे तो उन्होंने पूरा दम लगाया, लेकिन
पूरा दम लगाने के बाद भी अगर 11% वोट नहीं आए हैं तो राजद को सोचना तो पड़ेगा और सोचना बीजेपी को भी पड़ेगा। अब अगर आप इसको ऐसे देखें कि अगर 29% में से आप 11% वोट आरजेडी को आता है, पिछले चुनाव में 29% वोट था, मतलब 18% वोट कम हुए। लेकिन अगर आप इसको आरजेडी के वोट से तुलना करें कि आरजेडी के वोट में कितने परसेंट का डेंट लगा, तो वो लगा 29 से 11 पे आया, मतलब कि अगर इसको आप देखें तो लगभग 62% आरजेडी का वोट प्रशांत किशोर के पक्ष में गया है। बीजेपी को कितना डेंट लगा, ऐसे आपको दिखेगा कि लगभग 28% का डेंट है। लेकिन जब इसको बीजेपी के वोट से आप देखें कि कितना का डेंट लगा है, तो लगभग बीजेपी को जो 2025 में जिन वोटरों ने वोट किया था उसमें से जो है लगभग 44.5 से 45% वोटरों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। तो ये एक बड़ा जो है वो नुकसान है बीजेपी के लिए भी। हालांकि आरजेडी का नुकसान और भी बड़ा है, क्योंकि उनके मत प्रतिशत में जो उनको जो वोट मिला था उस तुलना में उनको 62% कम वोट मिला है। अगर आप इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कीजिएगा कि 29 का जब आप परसेंट निकालेंगे कि कितना परसेंट 11 होता है, तो वो 62% के आसपास आएगा। तो ये हमें आंकड़े समझा रहे हैं कि प्रशांत किशोर का उदय बीजेपी और आरजेडी दोनों के लिए चिंता की बात है, क्योंकि उन्होंने दोनों के ट्रेडिशनल वोट में सेंध लगाई है। सामान्य जाति के वोटर्स और महिलाएं बीजेपी और जेडीयू की कोर वोटर रहे हैं, तो वहां पर उन्होंने सेंधमारी लगाई। मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो आरजेडी के कोर वोटर रहे हैं, वहां पर उन्होंने बड़ा सेंध लगा दिया है। तो दोनों के लिए जो है ये चिंता की बात है। लेकिन बात यह भी है कि ये चुनाव सिर्फ एक सीट पर है और उस सीट पर है जहां प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे थे और सामने कोई बड़ा कैंडिडेट नहीं था। लेकिन जब इसको हम लार्जर स्केल पर लेकर जाएंगे कि जब बिहार की सभी विधानसभा की सीटों की हम बात करेंगे, तो क्या ये जो ट्रेंड बांकीपुर में दिखा है वहां परसिस्ट करेगा, फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन आप ये तो कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर की इस जीत से जो है बीजेपी को बहुत तगड़ा झटका लगा है। इसलिए लगा है क्योंकि ये नितिन नवीन की सीट थी और अब राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बातें होंगी, क्योंकि इसका इंपैक्ट सिर्फ बिहार भर नहीं है, इसका राष्ट्रीय इंपैक्ट है। क्योंकि अब राष्ट्रीय स्तर पर भी जो विपक्ष के नेता हैं वो ये कहेंगे कि बीजेपी अपने अध्यक्ष की सीट भी नहीं बचा सकी, तो समझिए बीजेपी किस स्थिति में है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।